जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। मैं शिवम चौधरी, मेरे चैनल शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सोशल मीडिया के इस युग में कंट्रोवर्सी होना आम बात है, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी होती हैं जो कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई है कि उसमें कई राज्यों की पुलिस उतर पड़ी है। वो कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई है कि उसमें राज्य के मुख्यमंत्री को अब बयान देना पड़ा। कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई है कि अब बात चल रही है कि क्या उसके ऊपर बहस संसद के अंदर होगी क्या। दरअसल एक शो आता है यूट्यूब के ऊपर, इंडियाज गॉट लेटेंट। समय रैना नाम का एक कॉमेडियन है, वो उसे होस्ट करता है, अपने ही चैनल पे करता है, अपने ही नाम से बनाया हुआ चैनल है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। उसके ऊपर जो शो तैयार किया जाता है, फुहड़ता की जो हद होती है उसकी सारी चरम सीमाओं को पार करता हुआ वो शो है। वहां पर जिस तरीके से कंटेस्टेंट्स को बुलाया जाता है डार्क ह्यूमर के नाम पर, एक काला कपड़ा, काला ऑडिटोरियम में बैठकर जिस तरीके से डार्क ह्यूमर के नाम पर वो परोसा जा रहा है, अब उसने नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। शो का कॉन्सेप्ट इस तरीके से 4-5 जज बैठे होते हैं, कुछ पब्लिक बैठी होती है, कंटेस्टेंट आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, रोस्टिंग होती है, गाली गलौच होती है और कुछ इस तरीके से सवाल किए जाते हैं जो शायद कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी बहन भाई, अपने माँ बाप के साथ बैठकर उसे सुन भी नहीं सकता। शायद पब्लिक प्लेस में भी नहीं सुन सकता, उसे ईयरफोन लगा के उन चीजों को कंज्यूम करना पड़ेगा। उस हद तक की वो वहां पे बातें होती हैं। बहुत सारे शोज आ चुके हैं, बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं और वहां पर भी सीमाएं लांघी गई हैं। गाली गलौच तो आम बात हो गई है, वो तो ऐसा हो गया जैसे आम बोलचाल भाषा में बातचीत की जा रही हो। वहां पर वाक्यों में गाली नहीं यूज की जाती, गालियों के बीच में वाक्यों को भरा जाता है, ऐसा प्रयास होता है। अब उसे धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर दिया गया। लेकिन जो लेटेस्ट शो आया उसने एक तरीके से कह सकते हैं कि सारी सीमाओं को लांघ दिया। उस शो में समय रैना के साथ रणबीर अलाबादिया, जो भारत का शायद सबसे बड़ा पॉडकास्टर है, आशीष चंचलानी, अपूर्वा नाम से एक महिला कॉमेडियन और एक और सरदार जी कॉमेडियन, ये 4 से 5 जज वहां पर बैठे हुए थे। वहां पे कंटेस्टेंट आता है, परफॉर्म करता है, उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। जिस तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं उसने ही पूरी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। रणबीर अलाबादिया सबसे बड़ा पॉडकास्टर है आज के समय में भारत में, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है। भारत के विदेश मंत्री से लेकर हर कोई बड़े से बड़ा नेता उसके पॉडकास्ट पे जाकर अपनी रीच को बढ़ा रहा है। लोगों को लग रहा है कि भैया बहुत मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी बात जाएगी तो बहुत दूर तक एम्पलीफाई होगी, लाखों लोग या करोड़ों में लोग हमें देखेंगे, हमारी बात आगे पहुंचेगी। लेकिन वो ये उससे पहले, वहां जाने से पहले वो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट हैं। आप रणबीर अलाबादिया का प्लेटफॉर्म नहीं यूज कर रहे। रणबीर अलाबादिया आपकी फेम को अपने गेन के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए, अपनी ऑथेंटिसिटी स्थापित करने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है। ये जिम्मेदारी आपकी टीम की है। आपको देखना चाहिए कि आप रणबीर जैसे व्यक्ति के शो पर जा रहे हैं। दरअसल पहले बता दूं, इस शो में उसने पूछा क्या, उसके बाद पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट रणबीर अलाबादिया का भी हुआ। उसने इस शो में कंटेस्टेंट आता है, उससे पूछता है कि साहब आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या आप सारी जिंदगी अपने माँ बाप को करते हुए देखना चाहते हैं या एक बार उनके साथ उसमें शामिल होकर उसे हमेशा के लिए रोक देना चाहते हैं। क्या ये इंसेस्ट को प्रमोट नहीं कर रहा? क्या ऑब्ससेनिटी की सारी हदें पार नहीं हो गई? उसके बाद समय रैना सवाल पूछता है कि क्या 2 करोड़ लोगे और रणबीर अलाबादिया के साथ करने के लिए तैयार हो गया? 1-2 नाम और लिए जाते हैं, उनके साथ करने के लिए तैयार हो गए क्या? क्या ये डार्क ह्यूमर है? डार्क ह्यूमर ये तो कतई नहीं है। हां, ये आप इसे सॉफ्ट पॉर्न जरूर कह सकते हैं। इसी शो में समय रैना कहता है कि अगर कोई मेरे शो पे आके पॉर्न शूट कर दे तो मजा ही आ जाए। तो क्या ऑल्ट बालाजी जो कर रहा था, जो इंस्टाग्राम के ऊपर जिस तरीके से सॉफ्ट पॉर्न बनाई जा रही है, क्या वही अब यूट्यूब पर नहीं आ गई है? मेंबर्स ओनली करके ये पूरा मतलब सिर्फ मेंबर्स के लिए पेड सब्सक्रिप्शन पे ही आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बहुत लोगों ने कहा, इसके पीछे तर्क देना शुरू कर दिया कि उन्होंने तो इसलिए किया है क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये ऑब्ससेनिटी की हद पार कर रहे हैं। नहीं, उन्हें पता है कि युवा पागल हो रहा है,
उन्हें पता है युवा 60 रुपए देकर मेंबर बनकर इसे देखेगा। वो जो अब तक उन्होंने अपना एक तरीके से सब्सक्राइबर बेस बनाया है, जो अब तक उन्होंने देखा कि किस तरीके से लोग पागल हैं, 4-4-5 माफ कीजिएगा 20-20 25-25 मिलियन लोग एक एक एपिसोड को देख रहे हैं। एक एपिसोड तो शायद 37-38 मिलियन पर पहुंच गया है। उन्हें पता है कि लोग आएंगे, पेड सब्सक्रिप्शन होगा और देखेंगे। अगर एक एक व्यक्ति 60 रुपए देगा और 10-15 लाख लोग देखते हैं तो आप सोचिए एक एपिसोड से कितना पैसा कमाया जाएगा। और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। अब तो और मजे आ रहे हैं, और ज्यादा पेड सब्सक्रिप्शन देख के लोग देख रहे हैं। अब रणबीर अलाहाबादिया जो इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर है, जो अपने आप को प्रेजेंट करता है, मैं तो स्पिरिचुअल हूं, मैं तो बात करता हूं हिंदुत्व की, मैं बात करता हूं राष्ट्रवाद की। दरअसल ये सब कुछ ढोंग है, ढकोसला है। कारण यही वो व्यक्ति है जो बीफ को प्रमोट करता था, यही वो व्यक्ति है जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ट्वीट करता था, ये वो व्यक्ति है जो सेक्स को प्रमोट कर रहा था अपने पॉडकास्टिंग करियर के शुरू में, अपने यूट्यूबिंग करियर के शुरू में। यही वो व्यक्ति है जो कहता था मैं खुल के दारू पीता था, मैं गांजा पीता था, मैं सारे वो काम करता था। लेकिन धीरे धीरे एक पीआर पीछे लगा। तन्मय भट्ट, मनीष शर्मा जैसे लोग जो इस पूरी इंडस्ट्री को आज के समय में होल्ड कर रहे हैं, जो उनके माई बाप हैं, वो तैयार करते हैं, वो ढूंढते हैं कि इन लोगों को इस यूट्यूबिंग इंडस्ट्री में बड़ा बनाना है, चेहरा तैयार करना है। उन्होंने ही बियर बाइसेप्स के इस रणबीर अलाहाबादिया को चिन्हित किया, इसे बड़ा बनाया और आज इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। ये अपने बलबूते नहीं है, पीछे पीआर है पूरा का पूरा, पूरी टीम लगी होती है, 20-25 लोगों की टीम होती है। और कोई इसके समकक्ष खड़ा होने का प्रयास किया जाएगा, उसे दबाया जाएगा, उसकी रीच को सबोटाज किया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब इंडिया इनके साथ खड़ा है। यूट्यूब इंडिया के सीईओज इनके लिए ट्वीट करते हैं। यूट्यूब पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करके इनके हाथ में दे देता है और ये जिसे चाहते हैं उसे बड़ा बनाते हैं। उसी में इन्होंने बड़ा बनाया रणबीर अलाहाबादिया को, क्योंकि पैसे वाले माँ बाप का बेटा है, ईशा अंबानी के साथ पढ़ा है, बड़े बड़े कनेक्शन है, नेटवर्क है। अंबानी की शादी में आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे। तन्मय भट्ट जैसे लोगों को इनसे फायदा होता है और इन्हें उनसे फायदा होता है और म्यूचुअल इकोसिस्टम में ये लोग बड़े बन जाते हैं। आप इसके कभी पॉडकास्ट देखेंगे, ये डाइवर्स टॉपिक्स पे पॉडकास्ट करता है, सवाल पूछेगा, इसे खुद नहीं पता होता क्या पूछ रहा है, ऐसा लग रहा है टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहा है या पहले से याद करके आया है। और जब रिस्पॉन्स आता है वो तो जब आपको सवाल ही नहीं पता आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, और जवाब आता है तो वो तो आपके सिर के ऊपर से उतर जाता है। तो बस एक गर्दन टेढ़ी सी करी और ऐसे गर्दन हिलाई कि भैया मैं तो बड़ा इन डेप्थ होकर चीजों को समझ रहा हूं। वही प्रयास इसने शो में किया। इसने अपनी टीम को कहा होगा कि बहुत अच्छे 2-4-5 पॉइंट लाओ, अब मैं वहां जाके चिपका दूंगा। अब साहब वहां गए और उन्होंने वो चिपका दिया। अब वो उल्टा पड़ गया, अब वो जाके इनके स्थान विशेष पर चिपक गया है कि किस तरीके से उसके ऊपर आउटरीच हो रहा है। अब उन्होंने उसके बाद माफी मांग ली, माफी मांग रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे। साहब वो आपने अचानक नहीं कहा, वो जो आपने लाइन बोली है मां बाप के प्रति, वो भी आप किसी वेस्टर्न शो ट्रूथ और ड्रिंक में से कॉपी करके लाए हैं, शो का नाम है, वहां से आपने कॉपी किया है। तो इंटेंशनल था, अनइंटेंशनल नहीं था। आपने अपनी टीम से कहा रिसर्च करके मुझे 4 लाइनें दो, वो लाइन जाके वहां बोलूंगा और ऐसा लगेगा साहब समय रैना को तो मैंने बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया, जो वल्गैरिटी की हद पार कर रहा है उसे भी मैंने पीछे कर दिया। ये प्रयास किया आपने वहां जाकर, और आप अब उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं साहब मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, मैं माफी मांगता हूं। ये इंटेंशनल था, क्योंकि आपको दिख रहा था कि समय रैना के एक एपिसोड पे 20-20 मिलियन व्यूज आते हैं तो मैं एम्पलीफाई होऊंगा। वहां बैठी थी एक मोहतरमा अपूर्वा, वो क्या कहती हैं कि मुझे 6 फुट से ऊपर का लड़का पसंद है और पैंट के अंदर भी 6 इंच से ज्यादा होना चाहिए। ये सब वहां, ये फुहड़ता वहां परोसी जा रही थी और लोग ठाके मार के हंस रहे थे। दरअसल पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है इन लोगों को। अब इनके जस्टिफिकेशन में भी लोग सामने आने लगे हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इन्हीं के जैसे हैं, लक्ष्य चौधरी जैसे लोग, वो ये कह रहे हैं कि साहब आप मत देखो, आप कौन होते हो जस्टिफाई करने वाले। मेरा सवाल सिर्फ लक्ष्य चौधरी से एक है, क्या ये शो आप अपने माँ बाप के साथ बैठकर देख सकते हैं क्या? क्या ये सवाल आप अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं क्या? या कोई ये सवाल आपके माँ बाप से पूछे आप सहज हो सकते हैं क्या? तो आप किस तरीके से इस चीज को जस्टिफाई कर लेंगे? जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है इस चीज में, क्योंकि कोई भी कॉमेडी, कोई भी व्यवहार, कोई भी ऐसा एक्ट काल, देश और परिस्थिति के हिसाब से होता है, समाज के हिसाब से होता है। जो मानदंड अमेरिका में हो सकते हैं, जो मानदंड वेस्ट में हो सकते हैं, वो मानदंड भारत में नहीं है। वो मानदंड, भारत के मानदंड चाइना में नहीं चल सकते।
मिडिल ईस्ट में नहीं चल सकते। मिडिल ईस्ट में तो अब तक आप कर दी होते, ईरान वीरान में कई क्रेन पे लटके होते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां तक होगा? एक पत्रकार है समय मीरा सिंह, उन्होंने कहा कि समय रैना को घसीटा जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोटा जा रहा है। अब अगला नंबर रवीश कुमार का होगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी एक सीमाएं होती हैं। हमें याद है 2013 में एक एआईबी करके शो आता था, ऑल इंडिया बकचोद, वो भी तन्मय भट्ट और इन जैसे लोगों ने शुरू किया था। उसमें गाली गलौज दी जाती थी, उसके ऊपर आउटरीच हुआ था और उसे बैन कर दिया गया था। अब ये देख, उसमें और कोई बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो इस्तेमाल किए गए थे, गाली गलौज की गई थी, आउटरीच हुआ, बंद हो गया। अब लगभग 10 साल में हम उस स्थिति में आ गए हैं कि गाली गलौज तो नॉर्मलाइज हो गया है। अब इंसेस्ट को प्रमोट किया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 10 साल में इंसेस्ट नॉर्मलाइज हो जाएगा और कुछ और लाया जाएगा। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कल को अगर कोई कहे कि हम सड़क पे नंगे घूमेंगे तो आप क्या मानते हैं? बहुत बेहतर है क्या? और जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये शब्द तो उस समाज में भी स्वीकार्य नहीं है जिस समाज से उठाकर आपने इस शो को कॉपी किया, जिस समाज से उठाकर आपने इन जो सेंटेंस है, जो ये स्क्रिप्ट है, ये स्किट है, उसे कॉपी किया, वहां पर ही उतना स्वीकार्य नहीं है। तो कहां तक इसे जस्टिफाई करोगे? जस्टिफिकेशन देने वाले बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ उनसे एक सवाल है कि आप अपने मां बाप के साथ इसे देख सकते हैं क्या, और उनके साथ बैठकर इस पर ठहाके लगा सकते हैं क्या? उसके बाद इन जैसे लोगों को प्रमोशन के लिए समय रैना अभी कहां आया था लेटेस्ट, कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति में माफ कीजिएगा, ये अमिताभ बच्चन के साथ ये बैठे होते हैं और अमिताभ बच्चन इनके साथ ठाके लगा रहे। शायद अमिताभ बच्चन ने को नहीं पता होगा, लेकिन केबीसी के जो कर्ता धर्ता हैं, जो उसके प्रोड्यूसर हैं, जो उसके स्पॉन्सर हैं, उन्हें तो पता होगा आप किसे बुला रहे हैं, किस तरह का काम ये करता है, क्या ये परोसता है। उसके बाद ये रणबीर इलाहाबादिया प्रधानमंत्री से भी मिला है, प्रधानमंत्री ने इसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया है। इसमें प्रधानमंत्री की निश्चित तौर पर गलती नहीं है, लेकिन गलती उस टीम की है जिसने इसे वेट किया होगा, जिसने इसे बुलाया होगा। क्या उसने नहीं देखा होगा इसका बैकग्राउंड क्या है, 2014 से पहले क्या ट्वीट करता था? क्योंकि सिर्फ इसे यह पता लग गया कि भैया अब भारतीयता का कंटेंट है वो खूब बिक रहा है, तो उसी पे बात करेंगे साहब। अब तो बस ये स्पिरिचुअल भैरव पूजा और ये सब ये बेचना शुरू कर देंगे। कोर्स चलाता है ये इसके ऊपर, क्योंकि पता है हिंदुत्व बिक रहा है, राष्ट्रवाद बिक रहा है, तो उसे बेचना है। आप देखिएगा 5 साल में माहौल बदलेगा तो ये कुछ और बेचना शुरू कर देगा। अपने आप को सेक्युलर बताते हैं लोग, और भारत में सेक्युलरिज्म की क्या परिभाषा है ये सबको पता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग समय के हिसाब से अपना कंटेंट, अपने आप का व्यवहार बदलते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसा कमाना है, व्यवहार करना है। और यही रणबीर हर 6 महीने में कहता है साहब मैं तो संन्यास लेने वाला हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा हूं। और इसी का साथी जो तन्मय से लेके आया वही से एक्सपोज कर रहा है इंस्टाग्राम रील में, वो कह रहा है तू भैया 6 महीने हर साल भर में एक नया बिजनेस खड़ा करता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा ध्वजवाहक तू है, और तू स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, तू झूठ बोल रहा है और सिर्फ अपना कंटेंट बेच रहा है। और यही है, यही असलियत है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बेच रहे हैं, और कंटेंट के नाम पर सिर्फ पैसा आना चाहिए, कुछ भी जाए कंटेंट में। हास्य की कला सदियों पुरानी नहीं, हजारों साल, लाखों साल पुरानी है। जब से ह्यूमन सभ्यता होगी ना, मानव सभ्यता, तब से हास्य की परिकल्पना है, तब से हास्य की विधा जन्म लेके खड़ी है। लेकिन क्या उस स्तर तक जाया जा सकता है क्या? और सवाल इनके मां बाप से भी है। क्या आपके लिए सिर्फ पैसा बड़ा है कि उसके लिए आपका बेटा या आपकी बेटी कुछ भी परोसे, उसकी स्वीकार्यता है और आप उस पर हंसें? अब नहीं पता घर में बैठ के हंसते होंगे नहीं हंसते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी उनसे बात की, बेटा क्या कर रहे हो, कौन सी वो सीमा है जहां पर जाकर रुकोगे? अब लोग कहेंगे कि मॉरल पुलिसिंग क्यों की जा रही है। बात यहां मॉरल पुलिसिंग की नहीं, दरअसल ये पूरा लेफ्ट विंग इकोसिस्टम है, ये वो इकोसिस्टम है जो धीरे धीरे आपको धकेलेगा। वो देखेगा कहां तक आपको धक्का दिया जा सकता है, फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर और देगा, ताकि धीरे धीरे आप जहां खड़े थे वहां से पीछे चले जाएंगे और चीजें नॉर्मलाइज होती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। ये पूरा का पूरा वो सिस्टम है। लेकिन इसके बाद जो आउटरीच खड़ा हुआ, उसके बाद पुलिस हरकत में आई, असम में एफआईआर दर्ज हो गई है 5 के खिलाफ। मुझे इसमें लग रहा है कि जो वेन्यू है, जो वेन्यू दे रहा है, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वेन्यू का जो मालिक है उनका बेटा भी इस शो का पार्ट रहता आया है। वो भी एक बार एक शो में आए थे, उन पे भी एक्शन होना चाहिए।
जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी एक सीमाएं होती हैं, उन्होंने भी एक्शन लेने की बात की, यहां तक कि उस शो के सेट पर पुलिस भी पहुंच गई। नेशनल कमीशन ऑन वुमेन्स ने भी इसकी संज्ञान लिया है, प्रियंका कानून को उन्होंने भी इसके ऊपर एक्शन लेने की बात की गई है। लेकिन आपको मैं सुनिश्चित कर दूं, कुछ नहीं होगा। सारे लोग बड़े बाप की औलाद हैं, सारे लोगों के पीछे बड़ी मशीनरी लगी हुई है जो इन्हें प्रमोट करके आगे बढ़ा के यूथ आइकन बना के अपने एजेंडा को ड्रिवन करके धीरे धीरे आपके युवा के मन में, आपके बच्चों के मन में सबकॉन्शियसली चीजों को भरने का काम कर रही है। ये पीछे एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जितने जितने नए यूट्यूबर्स खड़े हुए हैं ना, उनके जितने आका हैं, उनको सब प्रमोट करने के लिए एक एजेंसी होती थी मुंबई में, वो चलाती थी इन सबको 2008-9 के आसपास। उसने इन सब जो आज के बड़े बड़े कॉमेडियन है, यूट्यूबर्स है, उन्हें खड़ा किया है। वो एक विजय नायर नाम का आदमी चलाता था वो एजेंसी। कौन है विजय नायर? वही जो अरविंद केजरीवाल के पास शराब का जो एक पे एक फ्री वाली स्कीम है ना, वो लेके आया था। और सबको पता है कि किस तरीके से, कहां से केजरीवाल को फंड आता था। यूएस एड किस किस तरह के प्रोजेक्ट अलग अलग देशों में फंड करती है। तो अगर इनका कनेक्शन भी वहां से कल निकल के आ जाए ना, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो पूरे के, क्योंकि सबको पता है कि बॉलीवुड अब नहीं चल रहा, सबको पता है टीवी नहीं चल रहा, यूट्यूब इज द नेक्स्ट थिंग। तो यूट्यूब पे क्या लिया जाए? फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज थी इन लोगों के पास, जल्दी आए, स्क्रीन को कैप्चर किया, इकोसिस्टम को कैप्चर किया। अब नए लोग जो नए तरीके से चीजें कर सकते हैं, शायद उन्हें उतनी एंट्री भी ना दी जा सके। उस पूरे स्पेस को कब्जा किया गया और अपने लोगों को प्लांट किया गया और अपने एजेंडा, अपने नैरेटिव को वहां पे लाकर रख दिया गया। और किस तरीके से ऑब्सेनिटी को आम कर दिया जाए, यह प्रयास किया जा रहा है। तो सवाल उन लोगों से भी है जो इसे परोस रहे हैं, और सवाल उन लोगों से भी है जो इसे देख रहे हैं। अब यह जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप अपने बच्चों को क्या ये कंटेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर और मॉडर्निटी के नाम पर देखने देंगे क्या? हमने देखा, मुझे एक छोटा सा याद आ रहा है, पाकिस्तान में एक लड़के ने अपनी मां से शादी कर ली, उसकी रील वायरल हो रही है भारत के अंदर, और प्रोग्रेसिव बता रहे हैं लोग। मतलब इसलिए उस देश की आज जो स्थिति है वो गर्त में है, उसे भारत में रेप्लिकेट करने का प्रयास है, और फिर वही बातें ऐसे शो में की जाती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।